ये कहानी है शिवपुर नामक गांव की। एक ऐसा गांव जहां मेहनत, संघर्ष और सच्चाई की असली कीमत समय ही चुकवाता था। इस गांव में रहते थे 3 दोस्त, अर्जुन, भोलू और सूरज। तीनों का सपना था कुछ बड़ा करना, लेकिन रास्ते आसान नहीं थे। अर्जुन बेटा, सूरज निकल आया है। खेत में जाना है या आज भी सपने में उड़ता रहेगा? दादाजी, एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज मेरी मेहनत को सलाम करेगा। मैं कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगा। अर्जुन का आत्मविश्वास बहुत बड़ा था, लेकिन घर की हालत बहुत खराब थी। माँ बीमार थी, पिताजी का देहांत हो चुका था। बेटा, तुम्हारे सपने बहुत अच्छे हैं, बस उन्हें खोना मत। माँ, मैं वादा करता हूँ, एक दिन हमारे घर में भी बिजली होगी, पंखा होगा और आप हर दिन दवा खा सकोगी। शिवपुर गांव में स्कूल तो था, लेकिन किताबें नहीं थीं। फिर भी अर्जुन और उसके दोस्त अपने सपनों को किताबों में खोजते रहते थे। दादाजी कहते थे मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन ये हथियार आज मुझे तोड़ रहा है। अर्जुन, ये खेत तुझे थकाएंगे भी, लेकिन यही खेत तुझे ताकत भी देंगे। जिस दिन तू इस मिट्टी को जीत लेगा, तुझे पूरी दुनिया सलाम करेगी। दादाजी, क्या गरीबी से लड़ने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी है? मेहनत के साथ अगर इरादा मजबूत हो तो हाँ बेटा। अर्जुन दिन भर खेतों में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। उसके दोस्त भोलू और सूरज भी अपने अपने संघर्ष में डूबे थे। दोस्तों, इस मेले में हमारी टीम भी कुछ कर सकती है। चलो, गांव के लोगों के लिए एक छोटा सा स्टॉल लगाते हैं। मुफ्त मरम्मत और खेती के लिए नए उपाय बताएंगे। लेकिन लोग हमें मानेंगे भी? हमारे पास तो कुछ बड़ा नाम नहीं है। नाम बाद में आएगा, पहले काम दिखाना पड़ेगा। चलो, कोशिश करते हैं। तीनों दोस्तों ने मेले में अपनी मेहनत और आइडियाज दिखाए। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि ये युवा गांव के लिए कुछ कर सकते हैं। अरे, तुम लोग क्या नया तमाशा कर रहे हो? गांव में बदलाव की बातें करना आसान है, करना मुश्किल। मुखिया जी, बदलाव की शुरुआत छोटी होती है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ये गांव भी शहरों जैसा बन सकता है। हिम्मत है तो करके दिखाओ, देखते हैं कितना बड़ा बदलाव लाते हो। मुखिया की चुनौती अब तीनों के दिल में आग बन गई थी। उन्होंने ठान लिया कि कुछ करके दिखाना है। पानी की सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम इसे ठीक कर दें तो गांव हमें जरूर मानेगा। लेकिन कुएं की मरम्मत के लिए पैसे कहां से आएंगे? हम तीनों दिन रात काम करेंगे और पैसे बचाएंगे। मेहनत का पैसा ही सच्ची ताकत देता है। अर्जुन, भोलू और सूरज दिन में खेतों में, रात को गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करते। धीरे धीरे उन्होंने इतना पैसा जोड़ लिया कि एक कुएं की मरम्मत करा सकते हैं। अगले ही दिन कुआं पूरी तरह से बन चुका था। तभी वहां पर गांव के मुखिया आते हैं। तुम तीनों ने साबित कर दिया कि मेहनत और एकता से कोई भी काम बड़ा नहीं होता। मुखिया जी, ये तो बस शुरुआत है। असली सफर अभी बाकी है। पहली जीत ने तीनों के अंदर आग जला दी थी। अब उन्होंने ठान लिया कि गांव की हर समस्या को मिलकर खत्म करेंगे। अब हमें बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल बनाना चाहिए, ताकि कोई और बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। हाँ, और हम खुद पढ़ाएंगे। जो कुछ सीखा है वही बांटेंगे। मैं स्कूल की मेज कुर्सियां बना दूंगा। लकड़ी का काम तो मेरा ही है। तीनों दोस्तों ने गांव में पुराने गोदाम को साफ किया, रंग रोगन किया और उसे सपनों की पाठशाला नाम दिया। बच्चों को पढ़ने की आजादी देने का सपना अब हकीकत बनने लगा था। कुछ लोग कहते हैं कि ये लड़के शहर से पैसा मांगकर स्कूल खोल रहे हैं। पता नहीं ये काम सही भी है या नहीं। और सुना है कि इनका मकसद सिर्फ नाम कमाना है। बच्चों को क्या सिखाएंगे ये? हम तो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन लोग हमें गलत समझ रहे हैं। अगर हम अभी रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा। हम मेहनत से जवाब देंगे। हम सच्चाई के रास्ते पर हैं।
देर हो सकती है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अर्जुन ने गांव के लोगों के साथ मीटिंग की। उन्होंने हर सवाल का जवाब शांति से दिया और अपने इरादे साफ रखे। धीरे धीरे लोगों का भरोसा फिर से लौट आया। किसने कहा कि आप स्कूल चला सकते हैं? आपके पास अनुमति है? पंजीकरण हुआ है? सर, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे। हम बस गांव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मुफ्त में। अगर किसी कागज की जरूरत है तो हम तैयार हैं। बस स्कूल को बंद मत करवाइए। अधिकारी ने 2 हफ्ते का समय दिया। या तो अनुमति लाओ या स्कूल बंद करो। अब तीनों के सामने सबसे बड़ा संघर्ष था। हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर कुछ दिन में कागज नहीं मिले तो हमारा सपना खत्म हो जाएगा। हम रुकने के लिए नहीं बने। चलो एक एक दफ्तर दरवाजे पर दस्तक देंगे, कोई तो सुनेगा। अर्जुन ने लोकल पत्रकार से संपर्क किया और उनकी कहानी अखबार में छपी। गांव के 3 युवाओं की जुनून भरी पाठशाला। इसके बाद उन्हें शिक्षा विभाग से कॉल आया। आपका पंजीकरण हो चुका है और आपकी कहानी ने हम सबको प्रेरित किया है। आप जैसे लोग ही इस देश की रीढ़ हैं। धन्यवाद सर। ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की है। शिवपुर अब वैसा नहीं रहा जैसा 5 साल पहले था। जहां पहले हर तरफ मायूसी और गरीबी का अंधेरा था, वहां अब उम्मीद की रोशनी फैल चुकी थी। और इस बदलाव के पीछे थे अर्जुन, भोलू और सूरज। अर्जुन, तेरा सपना अब पूरे गांव का सपना बन गया है। दादाजी, आपने जो बीज बोया था मेहनत का, अब वो एक फलदार पेड़ बन चुका है। शिवपुर में पहली बार जिले का सबसे बड़ा अफसर जिलाधिकारी साहब खुद चलकर आया था। यह गांव अब पूरे जिले के लिए एक उदाहरण बन चुका था। ये तो वाकई अद्भुत है। बिना सरकारी योजना, बिना पैसे के इतने बड़े बदलाव। अर्जुन जी, आपने कैसे कर दिखाया? सर, हमने सिर्फ कोशिश की। गांव के लोग साथ आए तो रास्ते अपने आप बनते गए। मेरा बेटा अकेला शुरू हुआ था, अब पूरा गांव उसके साथ है। यही उसकी असली ताकत है। जिलाधिकारी ने शिवपुर को मॉडल विलेज घोषित किया और सुझाव दिया कि इसे दूसरे गांवों में दोहराया जाए। अब अर्जुन को शिवपुर गांव का नेता है। मैं कोई नेता नहीं, बस एक किसान का पोता हूँ। पर मुझे यकीन था कि हमारी मिट्टी में सिर्फ अनाज ही नहीं, परिवर्तन भी उगाया जा सकता है। वहीं पे बैठा गोलू उठकर बोला, हमने सोचा नहीं था कि हमारी मेहनत एक दिन स्टेज तक पहुंचेगी। ये सिर्फ पुरस्कार नहीं, जिम्मेदारी है और अब हमें और बेहतर करना है। यह समारोह सिर्फ सम्मान नहीं था, ये अगले बड़े कदम की शुरुआत थी। अर्जुन, भोलू और सूरज ने ग्राम विकास चेतना अभियान की शुरुआत की, जिसमें जिले के 25 गांव जुड़ गए। यार, अब गांव तक नहीं, पूरे जिले में बदलाव लाना है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सब जगह काम बाकी है। चलो अब अगला लक्ष्य, शिक्षा सब तक, काम हर हाथ में और सेवा हर घर में। शिवपुर से शुरू हुआ आंदोलन अब पूरे जिले के युवाओं में जोश भर रहा था। हर गांव से युवा सामने आ रहे थे, कुछ बेरोजगार, कुछ हताश, लेकिन अब उनमें उम्मीद थी। भाइयों और बहनों, हम वो पीढ़ी हैं जिसे सिर्फ नौकरी नहीं, निर्माण करना है। हम गांव में ही ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां काम, शिक्षा और सम्मान तीनों हों। मैं भी सिलाई सीखना चाहती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ केंद्र नहीं है। हम महिला प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे। हमारे गांव की बहनें अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगी। और हम मोबाइल क्लास शुरू करेंगे। जो गांव नहीं आ सके, हम वहां जाएंगे। इस सभा ने युवा ग्राम सेना की शुरुआत की। अब बदलाव के सिपाही गांव-गांव भेजे जा रहे थे। अगर ये लड़का ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। रोकना होगा इसे। हमें अफवाहें फैलानी होंगी कि ये सब विदेशी पैसा ले रहा है या धर्म बदलवाने का काम कर रहा है। अफवाहें फैलनी शुरू हुईं, लोग उलझने लगे, विश्वास डगमगाने लगा। कहीं ये सच में किसी एजेंडे का हिस्सा तो नहीं? अगर किसी को शक है तो मैं स्कूल, फाइलें और बैंक अकाउंट सब आपके सामने रख दूं। मैं सिर्फ काम करना जानता हूं, राजनीति नहीं। अब बगल के जिले से कॉल आया है, वहां भी युवाओं को प्रेरणा चाहिए। तो फिर देर किस बात की?
चलो बदलने भारत को गांव से शुरू करते हैं। शिवपुर अब न सिर्फ गांव रहा, वह प्रेरणा स्थल बन चुका था, जहां हर दिन देश भर से लोग सीखने आते थे। यह कहानी है सोनपुर के एक छोटे से गांव की है, जहां एक माँ अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। एक थी मुस्कान, जिसका त्वचा सांवला था लेकिन दिल बहुत साफ था, और दूसरी थी आरती, जिसके चेहरे पर चमक थी लेकिन दिल में घमंड था। माँ की आंखों को आरती की चमक तो दिखती थी, पर मुस्कान की मेहनत उसे कभी दिखाई नहीं दी। अरे मुस्कान, कब उठेगी तू? तेरे उठने से पहले ही आरती नहा धोकर मंदिर चली जाती है और तू अभी तक चारपाई पर पड़ी है। कुछ तो शर्म कर इस घर को लिए। माँ, मैं सुबह से लगी हूँ। चूल्हा जलाया, चावल बनाया और रोटियां सेकी, भैंस को चारा डाला, आपका तेल भी गर्म कर दिया, मालिश के लिए थोड़ी देर बैठ गई तो क्या गुनाह हो गया। तेरे जैसे निकम्मे के हिस्से में बस शिकायतें ही बची हैं। आरती को देख, कैसे लाज शर्म वाली लगती है। उसके नैन नक्श तो परी जैसी है। तू तो जैसे अपनी बाप की ही तरह बदसूरत निकली। अरे माँ, अब इसको बोलना भी छोड़ दो। इससे अच्छा तो मैं ही सब काम कर लूंगी। कहीं मेहमान आ गए तो क्या सोचेंगे। ये मुस्कान तो दूर से ही डराने लगे। मैं बदसूरत हो सकती हूँ माँ, पर मेरा दिल तो साफ है। कभी आपने मेरी मेहनत देखी है? मैं इस घर के लिए अपनी उम्र लगा दी, पर आपने कभी सर पर हाथ तक नहीं फेरा। सर पर हाथ तब फेरूं जब तू इस घर का नाम रोशन करे। तेरे हिस्से में तो सिर्फ झाड़ू पोछा ही लिखा है। जिस दिन तू किसी सेठ की नजर में आ गई, उसी दिन मैं तुझे बेटी मान लूंगी। मुस्कान का चेहरा झुक गया। बहन, तेरा रंग जितना सांवला है ना, तेरी किस्मत भी उतनी ही सुनी है। कोई तुझे ब्याहने नहीं आएगा। तेरा घर यही रहेगा, माँ के ताने और चूल्हे की राख में। हे भगवान, क्या सच में रंग ही सब कुछ होता है? क्या मेरी मेहनत, मेरा प्रेम, मेरा त्याग, इनका कोई मोल नहीं? कभी तो मेरी किस्मत भी उजली होगी। चल अब जा और कुएं से पानी भर के ला। तेरे जैसे लोग भावुकता में रोकर क्या पाएंगे। काम कर, यही तेरी असली जगह है। मुस्कान रोती हुई वहां से चली जाती है। जब समाज रूप देखता है तो गुण अक्सर धूल में दब जाते हैं। ऐसा ही कुछ सोचते हैं गांव के प्रसिद्ध व्यापारी रामू और उनकी पत्नी कोमल। सेठ को अपनी बहू में बस गोर चमक चाहिए, भले ही वह भीतर से कितनी भी खोखली क्यों न हो। कोमल, अब समय आ गया है कि हमारे बेटे की शादी कर दी जाए। हमारे पास सब कुछ है, दौलत, दुकान, नाम। अब चाहिए कि एक बहू जो हमारी शान को और ऊंचा करे। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी बेटा। अब शादी लायक हो गया है, पर हमें लड़की ऐसी चाहिए जो सिर्फ सुंदर नहीं, समझदार भी हो। घर संभालने वाली, संस्कारी और सीधी शादी। लेकिन देखो, आजकल की दुनिया दिखावे की है। लोग पूछते हैं बहू कैसी दिखती है, कितनी सुंदर चेहरा है। और ऐसे में मैंने एक नाम सुना है, आरती। बूढ़ी माई की बड़ी बेटी, चेहरे पर चांद जैसी चमक है। हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में, लेकिन सुना है कि छोटी बेटी मुस्कान काम में बहुत होशियार है। घर का सारा काम वही करती है। आरती तो बस आईने में ही उलझी रहती है। कामकाज कौन दिखता है? कोमल, हमारे पास नौकर है बर्तन धोने। देखिए बालियस को हमें तो चाहिए एक ऐसी बहू जो हर शादी ब्याह में लोगों के मुंह से वाह निकलवा दे। पर क्या सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ होती है? अगर स्वभाव ठीक ना हो तो घर नरक बन जाता है, और अगर बहू में ममता नहीं तो वह सौंदर्य किस काम का? अरे भगवान, तू तो पुरानी सोच वाली बातें करती है। देख, समाज को दिखाने के लिए एक सुंदर बहू से बेहतर कुछ नहीं होता। आरती इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है। हमारा नाम उसके साथ जुड़ते ही चर्चित हो जाएगा। आप अपनी सोच में आरती को सुंदरता देख रहे हो, पर मैं उसकी आंखों में घमंड और अकड़ देखती हूँ। मैं डरती हूँ कि
कि कहीं वह हमारे बेटे को तकलीफ ना दे। अब तुम ही बताओ, आरती जैसी लड़की हमारे घर में बहू बनकर आएगी तो हमारा मान सम्मान कितना बढ़ेगा और मुस्कान तो लोगों के ताने का विषय बन जाएगी। बिल्कुल, पर क्या हमने यह सोचा है कि अगर आरती को रिश्ता पसंद ना आया तो या वो इस रिश्ते को सिर्फ दिखावा समझे। जब रिश्ता रामू के घर से आएगा तो माँ और उसकी बेटी मना नहीं कर सकेगी। गांव में हमारा नाम ही काफी है। ठीक है, पर एक शर्त है, अगर लड़की का व्यवहार मेरे मन को ना भाए तो मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगी। मुझे मंजूर है। कल ही चलते हैं उनके घर रिश्ता लेकर और देखेंगे कैसे उनका सिर गर्व से ऊंचा होता है। जिस दरवाजे पर कभी उम्मीद ने दस्तक नहीं दी थी, आज वही रिश्ते का पैगाम आया। सेठ रामू और सेठानी कोमल देवी बूढ़ी के घर रिश्ते की बात करने पहुँचे। अरे सेठ साहब, आप और कोमल बहन जी भी साथ आई हैं। कहिए कैसे आना हुआ? राम राम बहन जी, आपके घर की तारीफ सुनी थी, खासकर आपकी आरती बेटी की सुंदरता की। हम अपनी बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। आरती के लिए सेठ साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? इतने बड़े घर से रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया है। नहीं बहन जी, हम मजाक नहीं करते। आपकी बेटी हमारी बहू बने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? माँ, क्या हो रहा है? अरे सेठ जी, सेठानी जी, आप लोग। बेटी, यह रिश्ता लाए हैं तेरे लिए। मैंने कहा था ना, तू ही हमारे घर की किस्मत है। हमारे बेटे को ऐसे ही संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश थी। अब अगर आप सब राजी हैं तो हम जल्दी ही सगाई करना चाहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा घर अगर मेरे लिए आए तो किस्मत खुद कदमों में बैठ जाए। सेठ जी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। इतना बड़ा सौभाग्य, आरती की शादी अगर आपके घर में होगी तो मेरी गरीबी भी मानो मिट जाएगी। बेचारी मुस्कान रसोई घर से ये सब सुन रही थी और सोच रही थी, हर बात पर मेरा ही नाम क्यों होता है? क्या सिर्फ सुंदरता ही रिश्ता लायक होती है? मेरे हाथों में मेहनत की लकीरें हैं पर कोई उन्हें नहीं पढ़ता। बहन जी, कल हम फिर आएंगे शगुन की तैयारी करके। आप बस अपनी बेटी को तैयार रखिएगा। मैं तो अभी से सोने की चूड़ियाँ लाल जोड़ा और रथ का सपना देख रही हूँ माँ। अब देखना तुम, मैं इस घर में खुशहाली ला दूंगी। हाँ बेटी, तू तो देवी है। तेरे कदम ही इस घर की किस्मत खोल देंगी। हम चलते हैं बहन जी, शुभ दिन तय करके खबर भिजवाएंगे। आरती का रिश्ता पक्का हो गया। वही मुस्कान की आंखें भीग गई। मेहमान चले जाते हैं। उनके जाते ही गोरी और बूढ़ी दोनों खूब खुश हो जाते हैं। बेटी देख, भगवान ने तुझ पर कैसी कृपा की है। सेठानी जैसे लोग तुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। तेरी सुंदरता ने पूरे गांव को रोशन कर दिया। अरे माँ, मैंने कहा था ना, मैं आम लोगों की तरह नहीं हूँ। मेरी जैसी सुंदर इस पूरे गांव में नहीं है। किसी ने इस गांव में जो देखे बस देखता रह जाए। तेरी किस्मत तेरे चेहरे पर लिखी है बेटी। जिस दिन तू पैदा हुई थी मैं समझ गई थी कि यह लड़की हमारे भाग्य को चमकाएगी। और वह मुस्कान माँ, अब तो उसे कोई रिश्ता भी नहीं भेजेगा। उसे तो बस झाड़ू पकड़ा दो और चुप रहने को कहो। हाँ ठीक कहती है तू। मुस्कान तो जन्म से ही बोझ है। जिस दिन तेरी शादी होगी उसी दिन मेरी छाती से एक भारी पत्थर उतर जाएगा। और वही दूसरी ओर मुस्कान दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसके कानों में हर शब्द तीर की तरह चुभ रही थी। मेरे हिस्से में तो बस काम है, अपमान है। माँ की एक मुस्कान तक नसीब नहीं होती। क्या सिर्फ रंग ही सब कुछ होता है? क्या एक बेटी की मेहनत कुछ भी नहीं? उसे रात आरती सपनों में खोई रही। माँ सपनों को गिनती रही। कुछ वक्त के बाद आरती की शादी हो जाती है। शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है। लेकिन जब रिश्ता सिर्फ चेहरे से जोड़ा जाए तो टूटने में देर नहीं लगती। बेटा मुकेश, अब तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। आरती बहुत सुंदर लड़की है। अब बस वो इस घर की इज्जत को बढ़ाएं, यही उम्मीद है। जी पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे समझने और अपनाने की। बेटी, जिस तरह से घर में लक्ष्मी आती है उसी तरह से तुम घर में आई हो। अब यह पूरा घर का जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। देखती हूँ, पहले तो मुझे मेरी पसंद की साड़ी जो सिल्क की बनी होनी चाहिए, वरना मैं कोई काम नहीं करूँगी। सारी तुम आराम कर लो, पहले बाकी बाद में देखेंगे। शादी के दूसरे ही दिन आरती ने घर का रंग बदलना शुरू कर दिया। ना विनम्र ना सेवा, बस हुक्म और ताने। जहाँ सब सोच रहे थे कि बहू पूजा करेगी, वहाँ वो दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मालकिन तो रसोई में आना भी पसंद नहीं करती है और कहती है ये सब मेरे बस का नहीं है। हे भगवान, ये लड़की तो बिल्कुल अलग है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। आरती माँ कह रही थी तुम थोड़ा घर के काम में हाथ बताओ, कम से कम पूजा की थाली ही बना दो। क्या मैं नौकरानी हूँ? तुम्हारी माँ क्यों नहीं समझती कि मैं कोई गांव की लड़की नहीं हूँ? मैं आराम करने आई हूँ, सेवा करने नहीं।
बेटा, यह तो हमने सोचा भी नहीं था। यह लड़की तो दिन पर दिन घर में अशांति फैला रही है, हर बात पर झगड़ा और चेहरे पर ताना। अब हम क्या करें? धीरे धीरे आरती का असली स्वभाव हर किसी के सामने आने लगा। उसकी सुंदरता अब बोझ बनती जा रही थी, क्योंकि अंदर से वह सिर्फ घमंड और स्वार्थ से भरी थी। बेटी, शादी सिर्फ सोने के गहने पहनने से नहीं निपटी। तुम्हें रिश्ता को भी संजोगना आना चाहिए, वरना यह घर भी तुम्हारे लिए अजनबी बन जाएगा। मुझे उपदेश मत दो, मैं तुम्हारे बेटे की बीवी हूँ। और सेठानी जी, मुझे सलाह देना बंद करो। मुझे जैसी जिंदगी चाहिए मैं वैसी ही जीऊंगी। मैंने तुम्हें अपना समझा, लेकिन तुमने इस घर को मजाक बना दिया। अब यह रिश्ता हमें सता रहा है। शायद हमने चकाचौंध में देखा, लेकिन गहराई में जाना ही नहीं, और अब भुगत रहे। जी बहू को वो देवी समझ बैठे थे, वो अब रोज इस घर को अपमानित करती थी। इन सभी बातों से परेशान होकर सेठ आरती की शिकायत करने बूढ़ी के पास जाते हैं। बहन जी, हमें लगता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपकी बेटी को बहू बनकर अपनी जिंदगी में तूफान बुला लिया है। हमने सोचा था कि हमें एक सजी सवरी बहू मिलेगी, पर जो मिला वह बस सोती है, झगड़ती है और घर का चैन छीन लेती है। नहीं, वह ऐसी नहीं है। वह तो बचपन से सीधी साधी और समझदार रही है। अगर वह सीधी है तो सीधी लड़की से आग जल रही है। हमारे घर में हर बात पर झगड़ा, हर बात पर ताना। मुकेश की हालत देखिए, वह अब बात भी करने से डरता है। ना सेवा करती है, ना सास ससुर की इज्जत। हमारी तो नाक कट गई। हो सकता है नई जगह की परेशानी हो, थोड़ा समय दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। शायद वो आप लोगों को समझ नहीं पा रही हो। समझ नहीं पा रही तो शादी क्यों की? हमने उसे रानी बनाकर घर बुलाया था, और वह तो सास ससुर को नौकर बना रही है। घर की इज्जत बहू से होती है, पर वह तो मोहल्ले में हमें शर्मिंदा करवा चुकी है। लोग अब ताने देते हैं। सेठ की बहू देखो कितनी घमंडी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी ऐसा करेगी, लेकिन शायद आपने कुछ गलतफहमी पाल ली हो। गलतफहमी तो हमें आपके घर में आकर हो गई थी। बहन जी, हमने चेहरा को देखा, दिल की गहराई नहीं देखी, और अब भुगत रहे हैं। बूढ़ी माँ को झटका लगा, पर फिर भी वह अपनी आरती बेटी की तारीफ कर रही थी। उसे लग रहा था कि दुनिया गलत है, उसकी बेटी नहीं। हर लड़की कुछ समय लेती है नए घर में ढलने के लिए। आप लोग उसे समझाइए, बच्ची है, अभी छोटी है। उसे छोटा मत कहिए, उसे बस घमंड है अपनी सुंदरता का, और उस घमंड ने हमारे घर को जहन्नुम बना दिया। आप क्या कहना चाहते हैं सेठ जी? आप क्या रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? अभी नहीं, पर अगर अगले कुछ दिनों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो हमें बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। सेठ और सेठानी चले गए, पर अपने पीछे एक गहरी चोट छोड़ गए। शिवपुर नामक एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था, न अपना घर न जमीन। अर्जुन दिन भर खेतों में मजदूरी करता और जैसे तैसे परिवार का गुजारा करता। हम निसहाय हैं। हमारा बेटा दिन भर दूसरों की जमीन पर काम करता है और फिर भी भरपेट खाना मुश्किल से जुटा पाता है। चिंता मत करो रीमा, हमारा बेटा अर्जुन बहुत मेहनती है। भगवान सब देखता है। उसने कभी किसी से गलत व्यवहार नहीं किया। मेहनत और ईमानदारी उसका धर्म है। अर्जुन को विश्वास था कि अगर वह लगातार मेहनत करता रहेगा तो उसका भाग्य एक दिन जरूर बदलेगा। एक दिन अर्जुन सेठ गिरधारी के खेतों में काम कर रहा था। सेठ एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा था। सेठ जी, आप बहुत उदास लग रहे हैं। क्या बात है, मुझे बताइए, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। तू मेरी मदद क्या करेगा? तू खुद अपनी हालत नहीं सुधार सकता। सेठ जी, सब किस्मत का खेल है, लेकिन इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। मेरे पिता हमेशा कहते थे, जिंदगी मौसम की तरह होती है, कभी धूप, कभी सर्दी, कभी बारिश। हर मौसम गुजर जाता है, वैसे ही मुश्किलें भी। सेठ की आंखों में थोड़ी उम्मीद लौट आई। अर्जुन, मेरी पुश्तैनी जमीन पर सुरेश और दीपक ने कब्जा कर लिया है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सेठ जी, हर समस्या का हल होता है। एक योजना है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। अर्जुन ने पूरी तरकीब सेठ गिरधारी को समझा दी। अर्जुन,
तू तो बहुत बुद्धिमान है। अगर यह योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। मालिक, मैं ये किसी लालच से नहीं कर रहा, बस आपको न्याय मिलना चाहिए। अर्जुन ने योजना बनाकर सुरेश और दीपक के पास पहुंचा। सेठ जी, सुना है कि आपको मजदूर की जरूरत है, मुझे काम पर रख लीजिए। यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ। अर्जुन ने चालाकी से कहा। लगता है सेठ गिरधारी जो कह रहे थे वह सही था। अरे रुक, क्या कहा गिरधारी ने हमारे बारे में? उन्होंने कहा कि तुम लोग बहुत पैसे देते हो, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। उनकी चापलूसी कर अर्जुन ने नौकरी पाली। कुछ दिनों में ही अर्जुन ने दोनों बाप बेटे का विश्वास जीत लिया। वह दिन रात मेहनत करता। यह अर्जुन तो 4 लोगों का काम अकेला करता है। हाँ, ऐसा मजदूर हमने पहले नहीं देखा। अचानक एक दिन पुलिस खेतों में पहुंची और एक नरकंकाल बरामद हुआ। थानेदार ने कहा, यह जमीन किसकी है? दीपक ने डरते हुए कहा, हमारी है। नहीं, मतलब ये तो सेठ गिरधारी की है, हम तो बस काम कर रहे थे। थानेदार ने हंसते हुए कहा, तय करो, तुम दोनों में से कौन जेल जाएगा? अर्जुन ने उन्हें एक तरकीब बताई। कह दीजिए कि यह जमीन गिरधारी की है, पुलिस उसे पकड़ लेगी और बाद में आप जमीन वापस ले सकते हैं। सच्चाई ये थी कि वह कंकाल नकली था। अर्जुन और सेठ गिरधारी ने ये योजना बनाई थी ताकि सुरेश और दीपक सच उगल दें। यह नकली कंकाल है। इस तरकीब से हमें इनका झूठ पकड़ने में मदद मिली। दोनों बाप बेटे शर्मिंदा हो गए और माफी मांगने लगे। ठीक है, माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना, लालच बुरी बला है। अर्जुन, जैसा मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें इस जमीन का मालिक बनाता हूँ। मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुमने कहा था मेहनत करते रहो, तकदीर जरूर बदलेगी। अब वह दिन आ गया। अर्जुन अब जमीन का मालिक बन चुका था। उसकी मेहनत और बुद्धि ने न सिर्फ सेठ की मदद की, बल्कि खुद का भविष्य भी बदल डाला। हमें इस कहानी से सीख यह मिलती है, मेहनत, ईमानदारी और बुद्धि से बड़ी मुश्किल को भी हराया जा सकता है।